Okay, Hannah, you can begin. All right. So once again, welcome everyone. Thank you so much for joining us for this and a second session of our series on heatwave preparedness. Thank you all speakers who have joined us. So as you all know, this event is a collaborative effort like organized by Sphere India, NIDM, AIDMI, and VMMC. Thank you so much for joining us in the crucial conversation today. So, as you all know, heat waves are becoming more. It's more frequent and intense, and the risk is even higher than before. So, it is very important that we get prepared to face and we become more resilient in this period. So today actually we will discuss the risk that is faced by the informal economy. So our street vendors, construction workers, rickshaw pullers, and other outdoor laborers who face daily challenges and who might not have proper access to basic protective measures. So today we'll be discussing on how can we build resilience in the informal sector. So without any further delay, I would like to once again welcome you all to the session, and I'll quickly hand it over to our moderator for the day, Adisha. She will be introducing the speakers next. Thank you. Thank you, Hannah. Thank you for beautifully explaining the context of today's webinar and what we're going gathered here for. First of all, I would like to now invite Professor Anil Kumar Gupta. He's the head of ECDRM division and also is the in charge of the Center for Disaster and Health at National Institute of Disaster Management, Ministry of Home Affairs, Government of India. Sir, may I please request to share your introductory remarks and set the context for our webinar today. Thank you, Team Sphere India, AIDMI, NIDM, and all other colleagues, as this is a very collaborative effort. And as we decided in the past that we will be little bilingual, so it has little more broader reach of the audience and beneficiaries of this webinar. So आज का जो कार्यक्रम है वो एक श्रृंखला का भाग है, जो लू जिसको हम कहते हैं उष्ण जो काफी गर्मी के दिनों में जो लू की स्थितियां हैं या जो हीट वेव जिसको हम कहते हैं, और इसके जो दुष्प्रभाव और जिसकी वजह से जो संकट लोगों पर पड़ रहा है और संसाधनों पर पड़ रहा है, इसके प्रति जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए ये सीरीज हमने शुरू करी है। और आज का जो खास कार्यक्रम है वो जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, सड़कों पे काम करने वाले लोग और जो छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले लोग, बाकी छोटे छोटे धंधों में लगे हुए लोग, इनके ऊपर हीट वेव का प्रभाव कुछ अधिक पड़ता है क्योंकि इनकी वल्नरेबिलिटी ज्यादा होती है, इनकी संवेदनशीलता ज्यादा होती है और इनके पास वो सब संसाधन नहीं होते हैं कि वो अपने आप को हीट वेव की स्थिति में बहुत अच्छे से रख सके। लेकिन कौन से ऐसे सुचारू साधन हो सकते हैं, कौन से ऐसे सुचारू तरीके हो सकते हैं, कौन से ऐसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीके हो सकते हैं जो आसानी से उन्हें उपलब्ध हो सकते हैं और वो अपना खुद का बचाव कर सकते हैं, और हमारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी इनके बारे में सोच करके, चिंता करके क्या व्यवस्थाएं करने से हीट वेव के नुकसान को हम कम से कम कर सकते हैं, इस पे बात करने के लिए आज का जो इस श्रृंखला में जो दूसरा कार्यक्रम है, आज अभी ये शुरू हो रहा है और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम काफी उपयोगी होगा। और ये कार्यक्रम YouTube पे भी लाइव जा रहा है और इसमें बहुत सारे लोग YouTube में भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी है, लोग इसमें जुड़ सकते हैं और जन सामान्य की भाषा में इसमें काफी बात होती है, तो लोगों को बहुत अच्छे से ये बातें समझ में आ जाती हैं। आज के विशेषज्ञ हैं, आज के कार्यक्रम में जो अपनी बातें करेंगे इसमें कि हीट वेव के विभिन्न पहलुओं पे बात करेंगे कि कैसे लोग इसको हीट वेव को कैसे समझें और हीट वेव को कैसे बचें, चाहे वो कि हम कैसे हम जाने कि हीट वेव कब होने वाली है और हीट वेव के क्या प्रभाव होंगे, उस चीज को समझना, पानी और भोजन के बारे में किस तरह से व्यवस्था, कपड़ों के बारे में क्या सोच होनी चाहिए, आपका जो शेल्टर है हम रुकें कहाँ या हम आश्रय कहाँ लें, उसके बारे में जो क्या सोच होनी चाहिए, और किस तरह के व्यवसाय में हम ध्यान दें और किस तरह की सुरक्षा के उपाय करें, इन सब मुद्दों को लेकर के आज बात होगी।
तो ये कार्यक्रम काफी इन्फॉर्मिंग होगा, लोगों के लिए जागरूकता देने वाला होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो इसके साथ साथ मैं फिर से एक बार अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं NIDM की तरफ से, और सभी जो लोग मिलके इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, और सभी पार्टिसिपेंट्स को आई वेलकम on board for this very, very useful discussion. Over to you, Atisha, for taking the agenda forward. Sir, thank you for sharing the context for today's meeting. अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर विशाल पाठक। मिस्टर विशाल सर जो हैं वो कोऑर्डिनेटर हैं AIDMI से, और सर हमें एक शॉर्ट टॉक देंगे ऑन द इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स ऑन इनफॉर्मल वर्कर्स, जो लोग जन सामान्य में काम करते हैं, उन लोगों पे जो हमारा हीट वेव या लू की हवा है उसका क्या प्रभाव हो सकता है, उस पे सर का लेक्चर है। सर, ओवर टू यू। Thank you so much, Atisha ji. First of all, thank you and many congratulations, क्योंकि सब NIDM की लीडरशिप एज वेल एज ऑल द पार्टनर्स ने अच्छे तरीके से वो हेल्थ के ऊपर से स्टार्ट करके ये बहुत ही जो रिक्वायर्ड प्रायोरिटी नीड्स हैं वो टॉपिक को लेकर ये शेयरिंग हो रहा है, थीम लिया गया है इनफॉर्मल वर्कर्स एंड बिजनेसेस। तो उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, प्लीज कंफर्म कीजिएगा। एबल टू सी? You can see your screen, but अभी आपका मीटिंग व्यू हमें दिख रहा है, not the presentation. It is on my screen. Now? Sir, not yet. Screen share करो ना, ऑप्शन करा दो सर, PPT. Sir, instead of sharing Just a minute. screen, you can share the application. Presentation. Just a minute. Now? Yes, sir. Yes, sir. We can see your screen now. Thank you so much. This is really important. Heat wave, how danger it is, ये already हम सबको मालूम हो चुका है from the earlier webinar regarding health impact point of view से. Here we are going to see more about उसका किस तरीके से impact हो रहा है informal workers as well as businesses. और ऐसा नहीं है कि ये businesses अपने तरीके से response नहीं दे रहे हैं, they are also responding, as Professor Anil ji ने बताया, based on their past experience, based on food, based on clothing वगैरह. So ये experience जो है वो यहाँ पर आप लोगों के साथ share करने जा रहे हैं. Needless to say कि ये कितना गंभीर मामला है. Just कुछ facts and figures हैं ताकि हमें मालूम रहे कि this is really very top priority area to address. World Bank के मुताबिक 75% of India's workforce depend on heat exposed labor, जो हम ना ही कम कर सकते हैं और ना ही करना चाहिए, because it is really 50% of the GDP. So more important is कि इसको कैसे safe बनाया जाए, इसको कैसे better बनाया जाए, इसको कैसे heat के सामने prepared किया जाए, वो ज़्यादा important है. और यही पॉइंट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको रिस्पॉन्ड दे रही है, वेदर इट इज अबाउट NIDM थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग, NDMA थ्रू गाइडलाइन, और थ्रू IMD फॉर वेरी एक्टिवली फोरकास्टिंग एंड शेयरिंग डेटा. तो more than 23 heat wave prone states have been covered in these efforts by government of India. Over 130 cities and districts to develop and implement heat action plan across the country. तो ये काफी अच्छे तरीके से efforts हो रहे हैं. ये efforts क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये
इतना मामला गंभीर है और इतना प्रायोरिटी वाला हम के लिए होना चाहिए। ILO का क्या कहना है कि 90% ऑफ लेबर फोर्स इज एंगेज इन द इनफॉर्मल सेक्टर। तो इसी से हमें मालूम हो सकता है कि अगर ये इनफॉर्मल सेक्टर, या तो हम इसको वनरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और या तो फिर हम इसको अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि क्या हम इसको सेव कर सकते हैं, क्या हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, तो हमारी इकोनॉमी कितनी प्रिपेयर हो सकती है। India is expecting to lose the equivalent of 34 million full-time jobs in 2030 as a result of heat stress. ILO का शेयर है ये फिगर। Again, lot of talk has been done। जो भी हम हमारे जो listeners हैं जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट या क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन या मिटिगेशन फील्ड में, उनको मालूम होगा कि लॉस एंड डैमेज कितना इम्पोर्टेंट है। तो उसके मुताबिक भी ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके पहले के वेबिनार में आपको शायद याद होगा कि हम लोगों ने हीट का हमारे बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अब यही मामले को अगर हम स्मॉल एंड इनफॉर्मल वर्कर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्मॉल बिजनेसेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम देख सकते हैं कि ये सिंपल पॉइंट है ना कि फॉर स्मॉल बिजनेसेस देयर बॉडी इज देयर एसेट एंड हीट डैमेज इज दिस एसेट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कवर कि हमारा जो भी हेल्थ रिलेटेड वर्क जो चल रहा है इन टर्म्स ऑफ सिस्टम, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका रीच आउट टू दिस इनफॉर्मल वर्कर्स एंड बिजनेसेस वो काफी मायने रखता है। वेल, काफी कुछ बातें ऐसी है कि जो वनरेबिलिटी रिप्रेजेंट करती है। ऑन द अदर साइड, these informal businesses and informal workers are really, contributing huge in terms of GDP, in terms of not only in normal development path, but also in the disaster response, in disaster recovery. Many of us who, involved in disaster response and recovery work, they witness this. So AIDMI also witnessed this frequently in our work. And based on that field experience, we started reaching out more and more in terms of action research, in terms of pilot point of view say, in terms of कि किस तरीके से उनको reach out किया जाए। Vishal sir, are you Just moving your PPT as well? Yes, in my Oh. screen, yes. No, Oh, we can't see it. Sorry. okay, let me do it again. Now? Yes, we can see it now. You can make it full screen so that it's visibly better. Okay. Thank you for pointing out this. You can make it full screen or Yeah, but while it making full screen, it's stopped. It's Okay, sticking alright. at one side. That's why. Okay, Let sir, please me proceed. see by this way. Is it moving now? Yes, it's moving now. You can make it a little bit smaller because your headings we're not able to see it properly. Yes, sir, you can Okay. please continue. Yes. So with this field experiences, we have reached out to wide range of small businesses and informal workers. So they are not like being silent and facing only this, but they by themselves, with their own experience, with their own understanding, they started taking adaptation action. For example, adjusting work hours and patterns. This is very simple point
and obviously on the other side there is a huge impact of this in terms of economy, like a loss of income, reducing the daily earning. But it is also about the minimum action area that they can take immediately. तो ये काफी तरीके से देखा गया है. Some businesses also shift their working, like working at night or in the early morning hours. However, this is important to note that this is also disrupting their family life and pose safety risks, particularly for women workers. So these points are also coming out from our discussion work with the informal businesses. Rotating shift is also one, but it is like not every informal workers have this arrangement. Another one is modifying workspaces and environment, जिसमें making physical changes to their workspaces. For example, temporary or permanent shading structures such as awnings, canopies, or tree cover. So these are most common modification has been found. In terms of improving ventilation and air circulation, for example, having simple windows, vans can help them, protecting them from the heat. On the other side, इसमें काफी सारे barriers भी दिखे गए हैं while having discussion with informal businesses. For example, renting agreement, lack of resources, and lot of other constraints. Another one point is relocate their activities to cooler place. लेकिन यहाँ पर जब डिस्कशन हो रहा था तब they were also mentioning about the losing of number of customer because of in normal in other seasons they have identified the place based on the high demand and higher visitors, but because of changing of relocation it also affect their businesses. Another one is clothing, already mentioned about, very simple by Professor Anil ji. But here we also need to look this point from the gender aspect, because there is also limitation. It is also sometimes demand of the duty, and that also increase the heat. So these aspects also has been discussed, came out during the discussion with informal workers and small businesses. Very interesting. They also, they are doing their based on their availability of resources and access to drinking water. They also started, install water cooler and fountains, or distribute water bottles to their workers. So these are very common. On the other side, we also seen in the field that perception of risk is also important. Number of workers and small businesses, they see, it's also taking some time to get heat wave as a priority. Like for them it is, oh यहाँ कुछ दिनों तक ये रहेगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा. लेकिन उसका जो उनके ऊपर हेल्थ का इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो अभी भी उनके ध्यान में उतना जल्दी से नहीं आ रहा है. So it's really require stronger steps in terms of awareness, in terms of their capacity building. जो विजिबल डैमेज जो लॉस है वो तुरंत देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जांपल फ्लड के सामने, फॉर एग्जांपल साइक्लोन के सामने. लेकिन जब हीट की बात आती है, हाँ थोड़े दिन रहेगा और बाद में ठीक हो जाएगा. लेकिन वो थोड़े दिनों में it's now become, earlier it was like a 2 days or 3 days, and now it is like a 7 days to 10 days based on recent forecast by IMD. तो ये जो 2 से 3
is for them, the production unit is back to their home. So it is also important. Based on that field observation and experience, we have also, start addressing, because many of their children going into the same kind of schools or Anganwadi or health clinics. So reaching out those things is also very much important for people and organizations who are involved in this work. So these are the types of heat wave reduction demand we have, captured as well as responded time to time. It is of course about capacity building, कि किस तरीके से टीचर्स जो हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को के साथ डे टू डे बेसिस पे कनेक्ट रहते हैं, क्या किस तरीके से ड्यूरिंग अवर कोविड रिस्पॉन्स वी हैव फाउंड दैट building understanding of teacher is not only helping for their education, but it is also helping us reaching out their family members very effectively, more than of course posters and all those awareness material are very important, but listening to children by their parents is very effective channel of building understanding. So that capacity building things is also going on. Another one is also practices and behavior, कि किस तरीके से वो चेंज किया जाए, एंड उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, क्या क्या उसमें बैरियर्स हैं. Heat action plan is very important, and fortunately number of heat wave action plan has been prepared by number of cities and also promoted and strengthened in last couple of years. How this can be more pro with the to reaching out these small businesses and informal workers is very important. Information, now the information channel has been increased. Now we also have forecast in recent information sharing. IMD has been sharing this data very effectively. Same way, physical infrastructure, warning observation system, how this can reaching out these people is very important, especially small businesses, women and enterprises. Thank you so much. Looking forward if any question now or later on during the discussion. Thank you. Thank you, sir. Thank you for sharing about different initiatives that AIDMI has taken, then the importance of different strategies for combating the effects of heat wave on our informal workers, as well as some IC material, and also using young children as a carrying forward the message of heat wave protection to the masses. So thank you so much for sharing a beautiful PPT with us, sir. Next, we have Miss Ashni Tyagi. She's a project coordinator at IGSSS. She'll be sharing with us the strategies for heat wave preparedness in informal businesses. Miss Ashni. So Yes. am I audible? Yes, you're audible. Okay, so there's been some technical issue with the camera, so I'm sorry I'll not be able to switch on. My camera is not getting on. Although मेरे को एक चीज़ और बोलना था, मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बोलती रहूँगी. तो आपने प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बोला IGSS में, दैट इज़ ठीक है, बट मैं एक्चुअली संगठित कामगार कल्याण संघ जो हमारा एक वर्कर्स कलेक्टिव है, मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ आज, क्योंकि ये इनफॉर्मल वर्कर्स का हमारा पूरा आज हीट वेव को लेकर उनके साथ चर्चा है, तो इसीलिए असंगठित कामगार के अपने साथियों को के साथ रिप्रेजेंट करती हूँ. मैं स्क्रीन शेयर 1 मिनट. आई थिंक दिख रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ, दिख रहा है आपका स्क्रीन. दिख रहा है. मैंने स्क्रीन वो कर दिया है, शेयर स्लाइड शो पे लगा दिया. तो आज जिस मुद्दे पे मैं बात करूंगी वो है बेसिकली कि स्ट्रैटेजीज या रणनीति ऐसी क्या
अपनाई जा सकती हैं, जो हीट वेव्स यानी कि गर्मियों में, जिसे आतिशा जी ने भी बोला कि लू को या हीट वेव को कम कर सकते हैं या उसको हम लोग काउंटर कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बारे में अगर बात करें, जो हमारे निर्माण श्रमिक होते हैं, अगर हम उनके बारे में बात करें तो कुछ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे कि हम लोग अगर बात करें कि हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं, जो हमारे जितने भी सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं या असंगठित कामगार श्रमिक हैं, सबको बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से या तो रैशेस निकलते हैं या उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है या बहुत ही ज़्यादा बीमारियां होने लग जाती हैं क्योंकि इतनी गर्मी है। तो उसको मैनेज करने के लिए, उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कुछ पॉलिसी या गाइडलाइंस के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। साथ ही ये जो है, ये सिर्फ असंगठित कामगारों के लिए ही नहीं बल्कि उनके एम्प्लॉयर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होगा। इसके अलावा हम अगर बात करें तो हम हीट स्ट्रेस प्रिवेंशन का मैंने ऑलरेडी बता दिया, और इसके साथ साथ फर्स्ट एड, इमीडिएट फर्स्ट एड देना और वो आइडेंटिफाई करना कि क्या सिम्टम्स हैं हीट वेव के, उसको आइडेंटिफाई करके उसके सारे उसका इलाज वक्त पे हो, ये बहुत ज़रूरी है और ये लॉन्ग टर्म में आई थिंक हमको करना चाहिए। इसके साथ अगर हम ये करें कि मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स या अगर हम कुछ दवाइयाँ जो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं उन तक पहुँच बनाने का हमारा आगे का रणनीति है। इसके अलावा हम अर्बन प्लानिंग में स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं जो टुवर्ड्स कूलर टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करें, लाइक ग्रीन रूफ्स या कुछ रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस जिससे हीट उतनी रिफ्लेक्ट ना हो, वो उतना अब्जॉर्ब ना हो। और जैसे कि हम यूवी पेंट्स और इन सब चीज़ों को लेकर सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी स्क्रीन मूव नहीं हो रही है। वी आर स्टिल एट द टाइटल स्लाइड। ओह सो सॉरी, जस्ट अ मिनट। ओके, तो आई थिंक वैसे ही करना पड़ेगा जैसे सर के इसमें हुआ था। सो आई जस्ट अ मिनट। अभी दिख रहा है? यस, हाँ, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज या सो। और इसके अलावा अगर हम बोले तो जैसे हम कुछ ऐसे मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के स्टैंडर्ड्स को बिल्ड करने के लिए जो हमारे वर्कर्स के लिए इफेक्टिव और एफिशिएंट हो। ये तो लॉन्ग टर्म की बात होगी। अब अगर हम थोड़ा शॉर्ट टर्म या इमीडिएट स्ट्रैटेजीज में हम क्या कर सकते हैं, तो ये है कि हम पानी और शेड की व्यवस्था को सुनिश्चित कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो निर्माण श्रमिक हैं उनके लिए हम फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स की बात कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी में उनको काम ना करना पड़े। जैसे 11 बजे से 4 बजे तक अगर उनका एक रेस्ट पीरियड निर्धारित कर दें और फिर या तो बहुत सुबह वो काम करें और एकदम 4 बजे के बाद जब थोड़ा सा सूरज ढलने लग जाता है तब वो काम करें, तो वो आवर्स हम फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा हम जब पर्सनल पीपी किट जिसको कहते हैं उसमें हम हैट्स और कूलिंग वेस्ट टाइप की चीज़ को इंट्रोड्यूस हमारी रणनीति में हो सकता है। साथ में अगर हम हीट अवेयरनेस को लेके अगर हीट इलनेसेस को लेके अगर अवेयरनेस क्रिएट करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि सबको उसके बारे में जानकारी रहेगी। फिर यही है कि हमें देखना पड़ेगा कि वेदर कंडीशंस और वेदर फोरकास्ट क्या प्रिडिक्ट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली अपना काम करना। इसके साथ साथ हमें सिर्फ निर्माण श्रमिकों को ही ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम लोगों को जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं उनके, और जो उनके मालिक होते हैं उनको भी इस हीट रिलेटेड इलनेसेस के लिए अवेयर करना है। तो ये निर्माण श्रमिक का था। अब मैं डोमेस्टिक वर्कर्स के ऊपर आती हूँ। तो जैसे उनके साथ मतलब मोरलेस सबकी अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं।
बट डोमेस्टिक वर्कर्स में क्योंकि उनका C189 ILO का कन्वेंशन C189 एक कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट और डिसेंट वर्क के बारे में बात करता है, तो जिसमें उनको ये बोला गया है कि प्रॉपर वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग प्रोवाइड किया जाए। ये मतलब ये जो उनके नियोक्ता है, ये उनकी जिम्मेदारी हो कि वो इस तरीके से कंडीशन दे उनके काम को और बढ़ावा मिले। ताकि इसके अलावा वो एजुकेशन और अवेयरनेस की बात भी हम यहाँ पे कर रहे हैं कि डोमेस्टिक वर्कर्स को हमें अवेयर करना चाहिए कि हम हाई रिस्क टेम्परेचर में कैसे खुद को प्रिवेंट कर सके। खुद की प्रिवेंशन को लेकर भी उनके ऊपर हमें काम करना है। इसके साथ साथ अभी हम लोग लेजिस्लेशन को लेके और रेगुलेशंस को लेके बात कर रहे हैं, तो हेल्थ का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो है वो डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए और हीट वेव से जुड़ा हुआ एस्पेक्ट उसमें डालने की हमारी रणनीति में आएगा कि हम उसको भी एज और जिसमें हम मैंडेटरी रेस्ट ब्रेक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसमें हमें हम नियोक्ता से मांग करेंगे कि वो एक रेस्ट पीरियड डिसाइड करें कि इतने घंटे आराम करना इतनी गर्मी में ज़रूरी है। कलेक्टिव बार्गेनिंग के मेथड से हम कोशिश करेंगे कि जैसे एसोसिएशंस हो गए या NGOs हो गए, उनको एक बेटर कंडीशन मिल सके। और रिसर्च एंड मॉनिटरिंग हमारी होगी रणनीति ये कि हम ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज़ होंगे जो हम लोग डेवलप कर पाएंगे ओवर द स्पैन ऑफ टाइम, जिसमें हम लोग टारगेट इंटरवेंशंस कर पाएंगे, फिर पॉलिसी लेवल चेंजेस को लेकर बात कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में भी वही है कि इमरजेंसी रिस्पांस प्लान डेवलप करना, हीट वेव के लिए वार्निंग देना, हीट स्ट्रेस ट्रेनिंग करना, क्योंकि हीट से होने वाले स्ट्रेस के बारे में भी लोगों को पता नहीं है और उसके ऊपर ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और आउटरीच एंड इंफॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च करना और हमारा एक्सेस टू हेल्थ केयर। स्ट्रीट वेंडर्स पे आती हूँ मैं। स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि हमारे पथ विक्रेता साथियों के साथ, उनके लिए भी हम लोग यही बोलते हैं कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना कि जहाँ पे भी वो अपनी दुकानें लगाते हैं या वो अगर फुटपाथ पे बेचते हैं सामान, तो कहीं कोई ऐसा शेड बनाया जाए या शेडेड एरियाज हो जहाँ पे उनको आसान हो उनके वेंडिंग जोन्स में कूलिंग की व्यवस्था हो। और साथ ही में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को लेकर। तो साफ पीने का पानी उनको लगातार नियमित रूप से मिलता रहे, क्योंकि गर्मी में खड़े होकर बेचने में बहुत ज़्यादा थकान होती है। इसके अलावा वही हम अवेयरनेस और एजुकेशन को लेके बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट और जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं कि उनके सपोर्ट के बिना ये शेड बनाना या कोई भी ऐसी तरीके की गतिविधि करना इम्पॉसिबल रहेगा। तो उनके साथ एक रणनीति हमें तैयार करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज में भी वही है कि हम अगर टाइमिंग्स के बारे में बात करें कि उनकी टाइमिंग्स को, कि हम लोग स्ट्रीट वेंडर्स को बोले कि आप अपना टाइमिंग एडजस्ट करिए हीट कंडीशंस को देखते हुए। फिर आउटरीच एंड तो हम लोग टारगेटेड कम्युनिटीज़ में जो कैंपेन्स है, टारगेट जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके साथ कैंपेन्स करें, हीट वेव पे वार्निंग एंड प्रिकॉशंस दें कि अगर ऐसा कुछ होता है तो कैसे हम इसमें आगे सपोर्ट कर सकते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट, कोलैबोरेशन विद हेल्थ अथॉरिटीज़ एंड ये जो 5th पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लेक्सिबल इन लाइसेंसिंग एंड हमारे पास एक PM स्वनिधि है जो लोन देता है हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को एक दुकान सेटअप करने में, लेकिन वो कहीं पे भी हेल्थ को लेके या उनकी वो सिर्फ आजीविका को लेके बात करता है। लेकिन आजीविका अगर आपकी हेल्थ की कंडीशन अगर ख़राब हो और आप नहीं कर पाए तो वो उसके बारे में बात नहीं करता। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि स्ट्रीट वेंडर्स की हेल्थ को लेके भी बात हो और हम टेम्परेरी शेल्टर्स और वर्किंग आवर्स के उसको नियमित करना चाहेंगे। फिर हम अपने वेस्ट पिकर्स के ऊपर आते हैं। मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मोरलेस सबका सेम ही स्ट्रैटेजीज हैं। तो जैसे पहले भी कवर हो गया है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज में यही है कि हीट स्ट्रेस प्रिवेंशन मैनेजमेंट करना, फिर डेजिग्नेटेड रेस्ट एरियाज
प्रोवाइड करवाना, जो क्योंकि हमारे जब कच्चा चैनक भाई बहन जाते हैं कचरा बीनने के लिए, तो वहाँ पे वैसे ही इतनी गर्मी होती है कि वो मीथेन गैस प्रोड्यूस होने लग जाती है, तो वहाँ से उनको उसकी वजह से इतनी बीमारियाँ होती हैं, जिसके लिए हमने बोला है कि थोड़ा वो एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पे वो फ्रीक्वेंटली जाके अपना रेस्ट कर सकें और जहाँ पे शेड हो और उनके लिए पानी की और बाकी व्यवस्थाएं हों। फिर हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और हम ये जैसे MRF सेंटर्स को लेके हम लोग बात कर रहे हैं कि जहाँ पे सोर्स टू की हीट जो है वो वहाँ पे कम हो और ज़्यादा अच्छी तरीके से वहाँ पे MRF सेंटर्स पे कलेक्शन किया जा सके। और अगर शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो कुछ ऐसे फैब्रिक्स या कुछ ऐसी PPE किट्स जो थोड़े लाइट वेट हों, ब्रीदेबल हों, जो जिसमें हीट गर्मी उनको ज़्यादा ना लगे, इस बात का ध्यान दिया जाए और उनको वही PPE किट्स प्रोवाइड किए जाए। फिर हम इस बात का भी कह रहे हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि पानी की सुविधा और हाइड्रेशन स्टेशंस की हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे पानी का एक स्टेशन टाइप का बनाया जाए जहाँ से वो रेगुलर इंटरवल्स पे पानी पीते रहें और अपने आप को हाइड्रेट रख सकें। पीक आवर्स में अपने आप को ब्रेक देना और यही सब इक्विपमेंट्स देना उनको, जो जैसे कि हैट्स हो गए, ग्लव्स हो गए या सनस्क्रीन प्रोवाइड करना, ताकि उनको भी गर्मी से बचाया जा सके। और हमारे कुछ साथी जो हैं वो गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स भी हैं, तो उनके साथ हम वही हीट मैनेजमेंट ट्रेनिंग और गिग वर्कर्स की राइट्स एंड उनके हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर बात करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज वो लोग गर्मी में सामान डिलीवर करने आते हैं या एकदम बहुत गर्मी में उनको काम करना पड़ता है, तो उनके लिए हेल्थ के बेनिफिट्स उतने प्रोवाइडेड नहीं हैं। तो उसको लेकर हमारे आगे की रणनीति है कि हम उस पर बात करेंगे, इसको लेके कि हमारे गिग वर्कर्स के लिए सेफ्टी टिप्स और रिसोर्सेज दिए जाए, उनको बेटर हीट रिलेटेड सेफ्टी टिप्स और रिसोर्सेज की बात की जाए, और सेफ्टी मेजर्स को लेकर उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। फिर यही वही है कि पानी और हाइड्रेशन स्टेशंस रहें, ब्रीदेबल कपड़े उनके पास रहे, फोरकास्ट मैनेजमेंट और यही सब कुछ को लेके हम गिग वर्कर्स के साथ रणनीति आगे की डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये तो हो गया इंडिया के बारे में, बट आगे बहुत सारे देश हैं इस दुनिया में जो बहुत काम कर रहे हैं हमारे इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स को लेकर। तो अब अगर मैं अमेरिका में बात करूं, USA में एक सिटी है जिसका नाम है फीनिक्स, जो जहाँ पे कलर कोडेड हीट अलर्ट सिस्टम होता है जो इंटेंसिटी बताता है हीट की। उसके बाद वो लोग वनरेबल, जब वो हीट की इंटेंसिटी के हिसाब से वो आउटरीच करते हैं वनरेबल कम्युनिटीज़ में, जिसमें इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स भी आते हैं, और फिर उनको वो अवेलेबल प्रिकॉशंस और रिसोर्सेज देकर उनको एनलाइटन करते हैं। इसके बाद फिर वो लोग हीट रिलीफ नेटवर्क कोऑर्डिनेट करता है वाटर, सनस्क्रीन और हैट्स देने में, ताकि उनको गर्मी ना महसूस हो। इसके अलावा अगर हम बात करें मेक्सिको सिटी में, क्योंकि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा तादाद में अमेरिका में माइग्रेशन भी होता है और काफ़ी इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स भी वहाँ पे हैं, तो अगर उनके लेबर फोर्स के बारे में, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं अपने वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे उन्होंने कूलिंग सेंटर्स बनाए हैं जहाँ पब्लिक स्पेसेस में, जहाँ पे हाइड्रेशन दिया जाता है संगठित क्षेत्र के मजदूरों को, और स्ट्रीट वेंडर्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ वो लोग हाई स्ट्रेस प्रिवेंशन ट्रेनिंग्स करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। साउथ अफ्रीका में डर्बन नाम की एक सिटी है जहाँ पे हीट वेव मैनेजमेंट प्लान फोकस करता है आउटरीच एंड एजुकेशन को लेकर, कम्युनिटी इंगेजमेंट को लेकर, और उन्होंने भी कूलिंग स्टेशंस बनाए हैं इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में और इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स के साथ, जो बिजनेसेस को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने में और हीट सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने में वो लोग मदद कर रहे हैं। यहीं पर अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उन्होंने कूल वर्क प्लेसेस प्रोजेक्ट एम किया है,
जहाँ पे हाई रिलेटेड रिस्क है आउटडोर्स एंड इंडोर वर्क प्लेस का। इसके अलावा प्रोजेक्ट जो है वो गाइडेंस देता है एम्प्लॉयर्स को कि हीट स्ट्रेस कैसे मैनेज किया जाए और प्रिवेंट किया जाए। और अगर हम बात करें इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कूलिंग स्ट्रैटेजीज को लेके, तो सिंगापुर बहुत अच्छा काम कर रहा है कि उन्होंने स्काई ग्रीनरी टाइप की एक चीज़ इंट्रोड्यूस की है, वो वर्टिकल गार्डन्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, ग्रीन रूफ का उन्होंने का इस्तेमाल वो लोग करते हैं अपने अपने क्लाइमेट को मेंटेन करके रखने के लिए, ताकि इनफॉर्मल वर्कर्स या जो बाहर जाके काम करने वाले वर्कर्स हैं वो गर्मी ना महसूस करें। इसके अलावा पेरू में एक कूल पॉइंट्स करके एक शेड बनाया जा रहा है जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर और लगातार मिस्टिंग हो रही है स्टेशन की, मतलब वहाँ पे पानी लगातार पाइप के थ्रू बहाया जाता है ताकि वो एरिया ठंडी रहे। और वो एरिया वैसा है जहाँ पे इनफॉर्मल वर्कर्स नॉर्मली काम करते हैं। हम अगर सोशल प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो कतर ने एक मैंडेटरी रेस्ट पीरियड अपना इंट्रोड्यूस किया है, हाइड्रेशन ब्रेक्स के मैंडेटरी इंट्रोड्यूस किए हैं जो असंगठित क्षेत्र हैं हीट आवर्स के लिए। और उन्होंने लेबर ये खासकर किया है इनफॉर्मल लेबरर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ। स्पेन ने भी प्रोटेक्शन फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है अपने इनफॉर्मल वर्कर्स को जिन्होंने अपनी मतलब आजीविका खो दी किसी कारणवश, या तो उनकी डेथ हो गई गर्मी की वजह से या उनका फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जाए तो बांग्लादेश के काफ़ी NGOs हैं जो इनफॉर्मल वर्कर्स के साथ हीट प्रिवेंशन को लेके, फर्स्ट एड को लेके और हीट रिलेटेड इलनेसेस को लेके काम कर रही है, और सेफ वर्किंग कैसे की जाए हीट वेव्स के दौरान उसको भी लेके उस पर कैंपेन्स हो रहे हैं। केन्या ने लॉन्च किया है पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, जो मोबाइल फ़ोन पे और रेडियो पे वो लोग एजुकेट करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स को कि हीट वेव्स के क्या रिस्क है और अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है। तो थैंक यू, ये मेरी तरफ से था। सो यस, ओवर टू यू। आई डोंट नो, मैंने आई थिंक बहुत जल्दी मैंने कंप्लीट कर लिया, बट थैंक्स। थैंक यू मिस आशनी। आई थिंक आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत हमारे लिए इंफॉर्मेटिव थी, और आपने डिफरेंट जो एग्जांपल्स बताए दूसरी कंट्रीज से, आई थिंक वो बहुत अच्छा हमारे लिए एक लेसन्स लर्निंग भी है कि किस तरह की जो स्ट्रैटेजीज है वो अपने देश में भी अप्लाई कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर्स के लिए क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो है वो एक जैसी स्ट्रैटेजीज भी यूज हो सकती हैं और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज भी यूज सकती हैं। तो थैंक यू सो मच मिस आशनी। अगले हम स्पीकर के ओर जाने से पहले मैं सबको बताना चाहती हूँ जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो चैट बॉक्स का यूज करके अपना एक इंट्रोडक्शन भी उसमें राइट कर सकते हैं, और अपने जो क्वेश्चंस हैं या तो वो जैसे ही हमारे सब स्पीकर्स हो जाएंगे तो हैंड रेज करके वो अपने क्वेश्चन खुद पूछ सकते हैं, और अगर वो चाहें तो चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन जो है वो स्पीकर्स के लिए ड्रॉप कर सकते हैं। एक बार हमारे स्पीकर्स के जो इंडिविजुअल सेशन है वो खत्म हो जाए तो हम एक शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखेंगे जिसमें हम सारे जो भी हमारे प्रश्न होंगे उसको आंसर करेंगे सब स्पीकर्स। तो थैंक यू मिस आशनी। नेक्स्ट हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर स्नेहा। डॉक्टर स्नेहा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। मैम आज हमें बताएंगी हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस फॉर हीट वेव कंडीशंस एक मेडिकल पर्सपेक्टिव से। सो ओवर टू यू मैम। Good afternoon, everyone. Am I audible to all? Yes, ma'am, we can hear you. Okay. Considering our mixed audiences, actually I cannot switch on camera because I have some eye condition, eye infection. So I don't want to switch on the camera. No problem. Ma'am, yeah. can you just speak a little louder? Yes, Your voice is a little low. Yes, of course, Yes. of course. Okay, thank you. Okay. Now अभी टॉपिक जो हमारा है कि हेल्थ कंडीशंस, हेल्थ एंड कंसर्न्स अबाउट डिफरेंट हेल्थ रिलेटेड इलनेसेस जो हमें आजकल के टाइम में मिलता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस हीट रिलेटेड इलनेसेस और हीट वेव।
heat wave generally it arises during pre-monsoon season, that is during April to June. कभी कभी होता है कि जुलाई में भी ये एक्सटेंड कर जाता है। तो हीट वेव होता क्या है? हीट वेव जब भी टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस या नॉर्मल टेम्परेचर, दिन का टेम्परेचर मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस, अगर वो 5 सप्ताह में 5 दिन से ज्यादा कंटिन्यूड रहता है, तब हम उसे हीट वेव या लू के नाम से जानते हैं। कि यानी कि इट इज अलर्ट सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। वी हैव टू अडॉप्ट सम प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज टू जस्ट कॉम्बैट, और जस्ट इससे लड़ने के लिए, जो लू चल रही है इससे लड़ने के लिए और खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि कुछ बचाव के तरीके हम अपनाएं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इनसे बचाव की जरूरत क्यों है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी, मतलब कि बहुत सारे ऐसी इलनेसेस हैं जो इस हाई हीट वेव और लूज की वजह से हो सकती है। और अगर हम 2004 से अभी 2024 की बात करें तो मोर्टेलिटी रेट में बहुत सारे ऐसे परसेंटेज, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है कि जिससे कि मोर्टेलिटी रेट्स भी बढ़ जाती है और इनसे बहुत सारे डेथ्स हो सकते हैं। तो इसके बचाव के लिए बहुत जरूरी है कि हम इनके डेंजर साइंस, इनके सिम्टम्स को पहले ही हम पहचान लें और वक्त पे इनका इलाज कराया जा सके। अब हम जानना चाहते हैं कि हीट रिलेटेड कंडीशंस में मोस्ट कॉमन कंडीशंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम माइल्ड टू सिवियर की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम कम सिवियरिटी वाले चीजों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ज्यादा सीरियस कंडीशंस को डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले हीट रैश होता है। हीट रैश क्या होता है कि जब आपका कहीं कहीं पे स्किन में जो भी आपका एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट्स होता है वहां पे स्किन रेड हो जाती है, वहां पे दर्द होने लगता है, इचिंग होने लगती है, बहुत टाइम वो फुल भी जाता है, स्वेलिंग भी होती है, उसके साथ साथ आपको फीवर भी आ सकता है, हेडेक भी आ सकता है। तो इसमें फर्स्ट एड मेजर क्या है जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं? फर्स्ट एड मेजर यही है कि आप अपने आप को सबसे ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड, मतलब पानी की कमी आप किसी भी हालत में मत होने दें। पानी तो हमेशा पीते ही रहे, खासकर और हीट रैश हो तो खासकर आपको नहाना है ठंडे पानी से, आप रोज नहाएं। दिन में अगर कोशिश करें तो 2 3 बार भी आप नहा सकते हैं। और अगर हीट रैश हो जाती कि साबुन से अपने बॉडी पार्ट जहां भी एक्सपोज्ड हीट रैश हुआ है उसको अच्छे से हटाओ ताकि वहां से तेल निकल जाए, जो भी ऑयल डिपोजिशन वो निकल जाए और आपके बॉडी पोर्स वो बॉडी पोर्स खुल जाए ताकि वहां पे जो भी रैश है वो अपने आप वो ठीक होने लग जाए। और उसके साथ ही साथ आपको, अगर मान लो कि वहां पे कोई ब्लिस्टर हो गया, वहां पे कोई घाव जैसा हो गया है, तो आपको वहां पे एक ड्रेसिंग करवा ले और उसको ड्राई रखे। और अगर इससे भी नहीं ठीक होता है तो आप अपने चिकित्सीय परामर्श ले लें। ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो एक्सपोज बॉडी पार्ट्स में देखी जाती है। दूसरा कंडीशन होता है हीट क्रैम्प्स। हीट क्रैम्प्स क्या होता है कि कभी कभी हमारे पैरों में मोस्ट कॉमनली हमारे पैरों में क्रैम्प्स, यानी कि हमारे पैरों में लगता है कि वो बहुत जोर से गांठें दर्द कर रही है। और साथ ही साथ कभी कभार होता है कि हमारे पेट में भी बहुत तो वो अकड़ दे के दर्द होने लगती है, तो इसको हम हीट क्रैम्प्स बोलते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत ज्यादा स्वेटिंग भी हमें होती है। तो इसमें हम फर्स्ट एड की तरह क्या कर सकते हैं कि हमें एक कूल और शेडेड जगह पे आप चले जाओ, वहां पे जाके अपने पैरों की मसाज करो, हल्के हल्के हाथों से अपने पैरों की मसाज करो, या कोई आपका नियर रिलेटिव है, कोई आपका नोन टू है, उसको मसाज कर दे। और पानी आपको अपना हाइड्रेशन कंटिन्यू रखना है। अगर मान लो कि इससे भी ज्यादा आपको उल्टी जैसा लगता है तो आप पानी पीना बंद कर दे और चिकित्सीय परामर्श लें। ये हीट क्रैम्प्स होता है। हीट क्रैम्प्स जनरली देखा जाता है कि बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन में, जैसे गार्ड्स हो गए, वॉचमैन्स हो गए, बहुत लंबे समय तक वो खड़े होकर धूप में निगरानी कर रहे हैं, तो इन लू वाले महीनों में ऐसा हो सकता है कि उनको हीट क्रैम्प्स हो जाए, लेग क्रैम्प्स हो जाए। ऐसे कंडीशन में बहुत जरूरी है कि वो पानी पीते रहें। पानी के साथ साथ जो घर में जो जूस, घर में जैसे नींबू पानी हो सकता है, डाब हो सकता है, नारियल पानी हो सकता है, लस्सी, छाछ, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर, ओआरएस पाउडर का सेवन हमेशा करते रहे ताकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपके बॉडी में ना बने। तीसरा कंडीशन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो सिवियरिटी इंडेक्स में बढ़ता चला जा रहा है, वो है हीट एग्जॉशन।
हीट एग्जॉशन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा आपके शरीर से बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज्यादा आपको पसीने आने लगते हैं, वीकनेस हो जाती है, आपका स्किन ठंडा पड़ जाता है, हेडेक होने लगता है, और आपकी जो ना ये पल्सेस है वो भी काफी वीक हो जाती है। टेम्परेचर आपका नॉर्मल ही हो सकता है या थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर इसमें बेसिकली नॉर्मल ही होता है। कभी कभार इसमें होता है कि वॉमिटिंग होने लगती है या फिर आपको चक्कर जैसे आने लगते हैं। इसमें फर्स्ट एड की तरफ बहुत ही जरूरी है कि आप हमेशा जिसको भी ये हो रहा है आप कूल प्लेस पे ले जाए, उसको लेटाएं, उसके जो क्लोथ्स है उसको आप ढीला कर दें, और वहां पे आप ठंडे कपड़ा मतलब कि पानी कपड़े को सूती कपड़े को आप भिंगा के पानी से, ठंडे पानी से भिंगा के उसके पूरे बॉडी पार्ट्स में उसका लगाएं। फिर आपको कुछ पंखा उंखा है उससे उसके सामने उसको ले जाए और वहां पे रखें। अगर वॉमिटिंग होती है या चक्कर जैसा आता है तो तुरंत आप एम्बुलेंस को बुलाएं और नियर बाय हॉस्पिटल में उसको ले जाएं। तो बहुत ही जरूरी है कि ये सारी चीजों की पहचान हमें शुरू से हो कि अगर हीट एग्जॉशन हो रहा है या हीट से क्रैम्पिंग हो रही है तो उसको कैसे हम फर्स्ट एड देके और क्या डेंजर साइंस है कि तुरंत हम उसको एम्बुलेंस पे ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती कराएं। अब आ जाता है इसी सिवियरिटी में, नेक्स्ट सिवियरिटी स्कोर में आता है हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक, जो बहुत ही एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसके लक्षण क्या क्या है कि बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपका पूरा शरीर गर्म हो जाता है, हॉट ड्राई स्किन हो जाती है, रैपिड स्ट्रॉन्ग पल्स हो जाता है, आपका पल्स बहुत ही ज्यादा बहुत तेज बढ़ने लगता है। आपके कभी कभार ऐसा होता है कि पर्सन अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको कुछ याद ही नहीं होता है या फिर वो बेहोश हो जाता है, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो जाता है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता, मेंटल स्टेटस उसका ये ऑल्टर्ड हो जाता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपको ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। हमेशा याद रखें कि बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ जाए, रैपिड पल्स हो जाए, पर्सन अगर डिसओरिएंटेड फील करने लगे या कोमाटोज हो जाए या फिर बेहोशी की तरह, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। तुरंत 102 या 108 पे संपर्क करें और एम्बुलेंस को बुलाएं। जब तक एम्बुलेंस आती है तब तक आप पर्सन को कूल जगह पे ले जाए और पूरे बॉडी को उसको कोल्ड वाटर से उसकी स्पॉन्जिंग करे, पंखा के सामने ले जाए और तुरंत उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराए। उसको फ्लूइड आपको मुंह से नहीं देना है क्योंकि वहां पे तुरंत हॉस्पिटल में इलाज चलेगा और आईवी फ्लूइड उसको चलानी पड़ेगी। तो ये सारे ऐसे चीज है, लेकिन एक चीज ये भी है कि हीट रिलेटेड इलनेस से जितने भी वो प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल का मतलब है कि अगर आपको पहले से अगर उसका लक्षण पता चल जाए कि अर्ली सिम्टम्स क्या है, तो आप फर्स्ट एड देके पर्सन को आप ठीक कर सकते हो। एक्सेप्ट हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक में तुरंत आपको एम्बुलेंस को बुलाना है और मेडिकल इमरजेंसी के लिए हेल्प मांगनी है। और हीट रिलेटेड इलनेसेस की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगी, जैसा कि हमने बात किया कि हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है, तो इसमें डेंजर साइंस क्या होता है। डेंजर साइंस यानी कि मतलब तुरंत में आपको मेडिकल इमरजेंसी के लिए हेल्प मांगनी है। तो सबसे पहले कि आपको बेहोशी आने लगे, आपका मेंटल स्टेटस ऑल्टर्ड होने लगे, आपके शरीर बहुत ज्यादा गर्म होने लगे, आपका बॉडी टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, आपको हेडेक बहुत ज्यादा होने लगे, एंजाइटी होने लगे, पूरे मसल क्रैम्प्स होने लगे, नोजिया वॉमिटिंग होने लगे, और ऐसे के रैपिड हार्ट रेट हो जाए, आपके पल्सेस बहुत ज्यादा तीव्र गति से चलने लगे। ऐसे कंडीशन में ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जो आपको तुरंत आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। और वही ये सारे जो पहचान है ये आपको एडल्ट्स में पाए जाते हैं। बच्चे जो छोटे बच्चे 5 साल से छोटे बच्चे, ये तो ऐसे सेम पहचान वो छोटे बच्चों में नहीं आ सकते, सिम्टम्स नहीं आ सकते। तो बच्चों में डेंजर साइंस क्या है? बच्चों में डेंजर साइंस है कि वो खाना खाना बंद कर दे, वो पानी पीना बंद कर दे, वो बहुत ज्यादा इरिटेबल हो जाए, या उसका यूरिन आउटपुट बहुत कम जाए, या फिर उसका जो ओरल म्यूकोसा है, ओठ जीभ बहुत ज्यादा ड्राई हो जाए, वो लेथार्जिक हो जाए, ऑल्टर्ड कंसियसनेस। लेथार्जिक मतलब कि लेटा हुआ है तो वो लेटा हुआ है, कुछ बात ही नहीं कर रहा है, एक्टिव ही नहीं है, या फिर बच्चे को सीजर्स आने लग जाए,
या फिर उसको कहीं से भी ब्लीडिंग आना शुरू हो जाए। ये बच्चों में डेंजर साइंस है। अगर ये आप अपने बच्चों या अपने आसपास के बच्चों में तुरंत देखते हो, तुरंत ही आप मेडिकल इमरजेंसी के लिए हेल्प मांगो, क्योंकि ये एक अर्ली सिम्टम हो सकता है हीट स्ट्रोक का। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंडीशंस में जहां आज हम इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे भाई बंधु बहुत सारे बाहर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो महिलाएं अपने बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी बाहर लाके खुद काम करती है और उनको बाहर बिठाती है। इसलिए वो जहां तक कोशिश हो सके, अगर आस पास के कोई उनके रिश्तेदार है, नाते रिश्तेदार है, तो अपने बच्चों को अभी के समय में, कम से कम ये जो लू वाला टाइम है, अभी के समय में अपने घर ही पर रखने की कोशिश करें। या फिर उनकी मजबूरी है कि वो लाते भी हैं, तो वो उनको किसी कोल्डर प्लेस पे, जहाँ पे छाया है, वहां पे बच्चे को बिठाए और लगातार उसे पानी पिलाते रहे या कुछ खिलाते रहे। लगातार उसको पानी का एक बोतल दे दिया या पानी का गिलास दे दिया, वो हमेशा उसको रिफिल कर करके पिलाते रहे। ये बहुत जरूरी है कि बच्चों का ध्यान रखा जाए। ये हो गई कि हीट रिलेटेड डिफरेंट कंडीशंस क्या क्या है जिसमें हमें विशेष ध्यान रखना है। अब कुछ ऐसे हीट रिलेटेड इलनेसेस में कुछ ऐसा होता है कि डूज जो हमें करना चाहिए। तो क्या क्या चीजें हैं जो इस मौसम में हमें अपने बचाव के लिए करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि हमेशा हमें अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में हम पानी पीते रहे। ऐसा नहीं है कि जब हमारा ओट सूख जाए, हमें प्यास लगे, तभी हम पानी पिए। पानी का सेवन हमेशा आप करते रहे। ये नहीं इंतजार करें कि आपको प्यास लगेगी तभी आप पिएंगे। आप पानी हमेशा पीते रहें। दूसरी बात है कि आप अगर कहीं जा भी रहे हो, आप अपने काम के लिए निकल रहे हो या कहीं जा रहे हो, तो अपनी पानी की बोतल साथ में लेकर के निकले। ओआरएस पाउडर का हमेशा, जरा भी आपको कमजोरी महसूस होती है तो ओआरएस पाउडर घोल घोल के आप पीना शुरू कर दे। होममेड ड्रिंक्स आते हैं, जैसे लस्सी होती है, छाछ होता है, नींबू पानी होता है, वो सारा आप लगातार पीते रहें। सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप जरूर खाएं। सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जैसे हो गया तरबूज, हो गया खरबूजा, हो गया और भी आपके ऑरेंज, ग्रेप्स हो गए, पाइनएप्पल हो गया, खीरा हो गया, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो आप जरूर वो खाओ, जो अभी हमारे लोकल जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल रहे हैं। पहला होता है स्टे हाइड्रेटेड, दूसरा होता है स्टे कवर्ड। हमेशा अपने आप को कवर्ड रखे। इस मौसम में सूती हल्के कपड़े और काफी कसे हुए कपड़े नहीं पहने, क्योंकि ये हमें पसीने निकलने नहीं देगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लूज कपड़े पहने और ढके हुए सूती कपड़े पहने। कोई और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कोई किसी और फैब्रिक का आप कपड़ा ना पहनो, आप लूज और सूती कपड़े पहनो। और अगर बाहर निकलना है, बच्चे भी निकल रहे हैं, तो हमेशा चप्पल या शूज पहना के ही निकलो। तीसरी बात है कि हमेशा रेडियो या समाचार पत्र या टीवी पर हमेशा देखते रहो कि न्यूज अलर्ट कब आ रही है, कब आपको पता चल रहा है कि लू अभी चल रहा है। तो कोशिश करें कि अगर आपका मिल निकलना बहुत आप अपने निकलने को रोक नहीं सकते कि आपको काम पे जाना ही है, तो आपके बीवी है, आपके बच्चे हैं, उनको आप घर ही पर रहने दें इस मौसम में, क्योंकि वह उस हीट स्ट्रोक से बच जाए। चौथी बात है कि जितना कोशिश करें कि आप घर के अंदर ही रहें। अगर बहुत जरूरी हो तभी घर के बाहर जाएं, ताकि आपका बाहर से एक्सपोजर ना हो। और अगर आपको बाहर जाना, जैसे घर की महिलाएं हैं, उनको बाहर जाना है, सब्जियां लेनी है, तो जब सूरज ढल जाए या फिर सूरज उगने से पहले, ऐसे मॉर्निंग या इवनिंग टाइम का करें, तभी आप घर से बाहर निकले। और ऐसे वक्त पर हमें खास ध्यान रखना चाहिए कुछ ऐसे ग्रुप्स का जिनको हम वल्नरेबल ग्रुप्स कहते हैं। वल्नरेबल ग्रुप्स यानी कि वैसे ग्रुप जिन पर हमें खास ध्यान देनी पड़ती है, ऐसे एज ग्रुप्स जिनका हमें खास ख्याल रखना पड़ता है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, लैक्टेटिंग जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही है, 5 साल से कम उम्र के बच्चे, जो बूढ़े व्यक्ति, इन लोगों का हमें खास ध्यान रखना है कि कोशिश करें ये घर के अंदर रख के ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहे, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर पीते रहे, पानी में घोल घोल के नारियल पानी या फिर नींबू पानी का सेवन करते रहे।
और जो बीमार है या क्रोनिक इलनेस है, उनको क्रोनिक हार्ट डिजीज है, लंग डिजीज है, वो लोग घर के अंदर ही रहे। और खासकर ये चीजों का ध्यान रखना है कि जो बहुत ही कठिन परिश्रम वाला काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, कूली है, ये सब भाई लोग ये ध्यान रखें कि अभी के मौसम में थोड़ा कम ध्यान काम करे, थोड़ा कम अपने जो काम करने की समय है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दे। जो पीक आवर्स है, जैसे 12 बजे से 3 बजे के टाइम में थोड़ा कम अपने वर्क को थोड़ा कम कर दे, और जो बाकी के आवर्स से इसमें अपना काम कर ले, ताकि उन्हें ज्यादा उनका एनर्जी डेफिसिट ना हो उनको। अदर प्रिकॉशंस है कि जो एल्डरली या सिक पर्सन है उनका ध्यान रखना चाहिए। हमेशा अपने घरों में नहाने के रोज का रूटीन 2 या 3 बार आप जरूरी अब के आजकल के मौसम में नहाएं। फैन ये सबके मतलब फैन, या फिर अगर कूलर एसी आप नहीं ले सकते हो तो ठंडे पानी से या ठंडे पानी से घर का पोछा ओछा लगा ले, ताकि वो दिक्कत ना आए। अब कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस मौसम में नहीं करनी चाहिए? तो इस मौसम में 12 से 3 दिन के, जैसा मैंने अभी बोला, 12 से 3 बजे के टाइम में अगर घर से बाहर आपके निकलने की जरूरत नहीं है तो मत निकले। कोई भी काम आप इस दिन में ना करें। अगर आपको बाहर भी निकलने पड़े तो खाली पैर आप बाहर नहीं जाए। जो अगर घर की गृहिणियां हैं वो दिन के समय खाना ना बनाए, क्योंकि किचन में, और अगर वेंटिलेशन नहीं है, वेंटिलेशन होना भी बहुत जरूरी है कि आप घर के अंदर हैं तो अगर पीक आवर्स नहीं है तो शाम वाम को आप घर का दरवाजा खोल दे, खिड़कियां खोल दे, ताकि वो हवा का आदान प्रदान हो सके, वेंटिलेशन कायम रह सके। और हाँ, जितने भी जो ये ड्रिंक्स है, जैसे कि अल्कोहल, शराब का सेवन हो गया, टी कॉफी, या जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है, ये बिल्कुल अभी के मौसम में तो बिल्कुल भी इनका सेवन ना करें। लोगों को क्या लगता है कि गर्मी में हम निकल रहे हैं, चलो हम एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल ले लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, जिससे कि हमारी प्यास शांत हो जाएगी, हमें थोड़ा हाइड्रेशन मिल जाएगा। ये उनकी मिथ्या है। कोल्ड ड्रिंक का सेवन ना करें, उससे अच्छा आप पानी का बॉटल खरीद के पानी पी ले, लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं पिए, क्योंकि इससे और ज्यादा आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। इसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, ये आपकी और ज्यादा स्वेटिंग को बढ़ा देगा। इसलिए जरूरी है कि जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है या फिर चाय कॉफी का सेवन नहीं करें आप इन दिनों, आप अवॉइड करो। और अल्कोहल का भी सेवन इन दिनों मत करो, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी बॉडी को और ज्यादा हीट दे देगी, और उससे आपको इससे जो हीट क्रैम्पिंग या हीट के और भी अदर इलनेसेस हैं, इनसे राहत नहीं मिलेगी। आपको हाई प्रोटीन डाइट अभी थोड़ा सा कम ले, और आप न्यूट्रिशियस पूरा बैलेंस डाइट खाने की कोशिश करें, जैसे दाल चावल रोटी हरी सब्जियां फल इत्यादि का ज्यादा से ज्यादा आप इनटेक करें। फल और सब्जियां तो खासकर आप जो खरीद सकते, जो अफोर्ड कर सकते हो, वो जरूर खाएं। बाहर का खाना, बाहर का जितना भी आप खाना, जो जंक फूड आप खाते हो बाहर, जितने में मिलते चाट गोलगप्पे, या फिर अभी के मौसम में प्लीज उनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये सारे चीज जो स्टेपल फूड्स होते हैं, ये कब का बना हुआ है, आपके बॉडी में जाके इस मौसम में वो कैसा क्या केमिकल रिएक्शन करेगा, और उसकी वजह से आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी के मौसम में भी फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स की समस्या भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप खान पान का भी, बाहर के खाना पीना का सेवन बिल्कुल ही कम से कम करें, क्योंकि ये सारी चीजें गर्मी की वजह से वो जो बाहर रख के बेच रहे हैं जो लोग, वो कब से वो रखा हुआ है, और धूप की वजह से वो कितना खराब हुआ है ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपने घर से आप जो भी आप रोटी सब्जी दाल रोटी ले जा रहे हो, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, बजाय आप बाहर के छोले भटूरे या मोमो या चाउमीन खा के आप रह रहे हो। इसलिए अभी के मौसम में बाहर का खाना, बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स, वो सब बिल्कुल आप अवॉइड कीजिए। और जैसा कि अभी हमारे प्रीवियस स्पीकर्स ने भी बताया कि हमारे जो भाई बंधु हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना ध्यान रखें, पानी पीते रहें। बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ भी, बहुत सारी ऐसी रिसर्च स्टडीज़ मैंने इंडिया में ही नहीं, खासकर बाहर के कंट्रीज़ में भी पढ़ी है, जिसमें एक ये होता है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम कर रहे हैं या फॉर्मल सेक्टर्स में भी काम कर रहे हैं, तो जैसे
स्कूल्स में, बच्चों के स्कूल्स में बेल रिंग होती है कि 1 आवर के बाद 1 घंटी बजी, दूसरी क्लासेस उनकी स्टार्ट हुई। ये बेल रिंगिंग सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि स्कूल्स में भी, इवन बाहर के स्कूल्स में भी ये पॉलिसीज अपनाई जा रही है बच्चों के लिए। वो जो बेल रिंग होती है, बेल रिंग स्पेशली होती है कि वो 5 मिनट की बेल रिंग हुई और उसमें बच्चों को पानी पीने के लिए बोला जाता है। 5 मिनट्स उनको दिया जाता है कि 1 घंटे पे आप 1 गिलास पानी पियो। तो ये जो छोटी छोटी पॉलिसीज है, छोटी छोटी जो चेंज मेकिंग हैबिट्स है, ये हमें लगता है, मुझे लगता है कि ये सारे जगह पे अडॉप्ट होनी चाहिए, ताकि लोग पानी मतलब ये कॉमन प्रैक्टिस है कि हम अपने काम में भी अधिकतर भूल जाते पानी पीना। जब तक हमें प्यास न लगे हम पानी पीना भूल जाते। तो ये अलार्म सिस्टम या बेल क्लॉक होना चाहिए कि हमें पानी पीते रहना, खासकर इस मौसम में हाइड्रेशन रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस मौसम में सबसे खतरनाक सिचुएशन डिहाइड्रेशन की वजह से ही हो सकती है। इसलिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ अपने भाई बंधु को आपको ये भी डेंजर साइंस जो भी मैंने अभी बताए वो आपको अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स को भी बता के रखना है कि इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो आप लोग एक ग्रुप्स में काम करते हो, वो आपका एक फ्रेंड आपको भी देखते रहेगा, खुद को भी देखते, आप उसको देखते रहोगे, वो आपको देखते रहेगा। और जब भी डेंजर साइंस एक दूसरे में डेवलप होता है, जब भी आप देखो कि यार ये तो सिम्टम जा रहा है, इसको लग रहा है कि हीट एग्जॉशन हो रहा है या हीट सिंकोप हो रहा है, तुरंत में उसको एक ठंडे जगह पे ले गया, उसका पैर, हाथ, चेहरा उसके ठंडे पानी से कपड़े भिगा के उसका पोछा, उसको पानी पिलाया, उसको नींबू पानी पिलाया, तो अर्ली हम उसको रिवाइव कर सकते हैं, अर्ली रिकवरी हम कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है। पॉलिसी सिस्टम गाइडलाइन भी यही बोलती है कि हमें बडी सिस्टम रखना चाहिए, कि हमारा बडी हम पे देखते रहे कि जब भी हमें कुछ जरूरत हो या कोई वार्निंग सिस्टम हमें आए तो वो तुरंत रिकवरी के लिए तैयार रहे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम टीम में काम करें। टीम में यानी कि कहीं भी हम काम कर रहे हैं, हमें एक दूसरे को देखते रहना, क्योंकि इस मौसम में हमें एक दूसरे का ध्यान रखना है कि आपको दूसरे के हाइड्रेशन, दूसरे का कंडीशन, हेल्थ कंडीशन देखते रहना, ताकि किसी की भी कंडीशन डिहाइड्रेटेड ना हो। क्योंकि अगर हीट सिंकोप, हीट स्ट्रोक होता है तो वो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, तुरंत ही उसको आपको हॉस्पिटल में भर्ती कराना होगा। तो उससे पहले ही अगर कुछ भी बहुत ज्यादा किसी के पसीने चल रहे हैं, वो थोड़ा सा डिसओरिएंटेड सा लग रहा है, थोड़ा सा वो बैठना चाह रहा है, तो प्लीज उसको, और खासकर ऐसे सेक्टर्स में बहुत जरूरी है कि हम उसको रेस्टिंग पीरियड दें। 1 घंटा काम करने के बाद 10 मिनट आप बैठ जाओ, आराम से पानी वानी पी लो, उसके बाद आप काम पर फिर लग जाओ। ये बहुत जरूरी है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इस मौसम में बहुत जरूरी है कि रेस्ट के साथ, हाइड्रेशन के साथ न्यूट्रिशन, ये तीनों चीजों का एश्योरेंस करते हुए भी हम वर्क क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं या एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू आप लोगों को। आई थिंक मैंने अपना टॉपिक थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। इन केस ऑफ कोई भी क्वेरी या डाउट, यू कैन आस्क मी एट द लास्ट ऑफ द सेशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से सारे एस्पेक्ट्स हमारे हीट वेव से रिलेटेड, गर्मियों के मौसम से रिलेटेड, क्या हमें देखना चाहिए, कैसे हम दूसरों का ख्याल रख सकते हैं, क्या वार्निंग साइंस हैं जो हम देख सकते हैं, किसी बच्चे को कुछ हो रहा है तो हम किस तरह से उसकी हेल्प कर सकते हैं, किस मोमेंट पे हमें मेडिकल फैसिलिटी में चले जाना है, क्या सब है जो हम अपने एंड पे कर सकते हैं टू कंट्रोल दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही डिटेल में हमें बहुत अच्छे से आई थिंक एक्सप्लेन करा है फ्रॉम अ मेडिकल पर्सपेक्टिव कि हीट वेव का से हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या लू के मौसम में सब में हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, और साथ ही साथ अपने आसपास वाले लोगों के लिए भी उनका भी ध्यान रख सकते हैं और उन्हें भी थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू मैम। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ हैं मिस्टर मिहिर भट्ट जी। मिहिर सर जो है वो फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं ऑल इंडिया डिजास्टर मिटिगेशन इंस्टीट्यूट के। So thank you so much, sir, for joining us and sparing your time. And you have been here since the beginning of the webinar. Sir, हमें आज बताएंगे role of NGOs in building heat wave resilience and government policy responses for informal economy resilience. Sir, can you hear me? I can hear you. Thank you. Yes, sir. So over to you. Thank you so much. Thank you so much. I'll just start the sharing of the slides.
Okay, so you can see what I'm sharing, right? Yes, sir, we can see your screen. Good, good, good. So no, I just wanted to thank NIDN and CDH, of course, and Sphere India for organizing this series, which is so timely and so much in the national interest, as the whole country is doing its best to perform far better as far as heat waves are concerned. And one way to perform better is to actually see what we didn't perform very well or what did we leave out. हमने क्या छोड़ दिया था, तो उसको खास पहुंचने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए प्रयत्न करें. तो ये सीरीज है, वो ये प्रयत्न कर रही है. तो मुझे बोला गया है कि रोल ऑफ एनजीओस, जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, वो हीट वेव में, लू में क्या कर सकती है और सरकार की पॉलिसीज के रिस्पॉन्स क्या है, और इनफॉर्मल जो इकोनॉमी है, वर्कर्स की बात हुई, ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई, बट इकोनॉमी है, उसका क्या फायदा, उसका रेजिलियंस कैसे बढ़ा सकता है, उसके बारे में मुझे बोलने को बताया गया है. तो ये एक बहुत अच्छी बात है. मैं अनिल जी को धन्यवाद देता हूँ. उन्होंने जब स्टेज सेट किया तो ओवरलैप जो हीट वेव और इनफॉर्मल सेक्टर है उसके बारे में बताया है. और हाना जी और अश्विनी जी और आतिश जी, आपने जो नोट बनाई है उसमें भी वो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है. सो मैं पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि बाद में ये वो भी फिर से देख ले, क्योंकि इट्स अ वेरी यूजफुल मटेरियल टू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट, योर प्रोग्राम और एक्शन ऑन द ग्राउंड. विशाल भाई ने ऑल इंडिया डिजास्टर मिटिगेशन इंस्टीट्यूट का जो काम है उसमें स्टडी वाला, रिसर्च वाला और इम्प्लीमेंटेशन वाला दोनों काम बताया. तो जो लोग स्टडी और रिसर्च दोनों कर रहे हैं साथ में, तो उनके लिए वो एग्जाम्पल्स अच्छे रहेंगे. और अश्विनी जी, आपने तो पूरा इंडिया से लेके इनफॉर्मल सेक्टर का ग्लोबल तक पूरा कवर किया सेक्टर वाइज, एंड वेरी गुड presentation as well as actionable areas for any organization who is participating in this particular group. So I'm going to leave that out. और स्नेहा जी ने हम इंडिविजुअल बेसिस पे, व्यक्तिगत तरीके से हम क्या कर सकते हैं अपने खुद को बचाने के लिए और किसी और को बचाने के लिए, हेल्थ को ख्याल में रख के, वो भी किया. सो वो मैं बाहर रखूंगा और मैं फोकस करूंगा रोल ऑफ एनजीओस के ऊपर. तो मैं 4 भाग में मेरा प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा. पहला तो है कि जो एनजीओ है वो रेजिलियंस बिल्डिंग के लिए क्या रोल कर सकती है और उसके बारे में, और क्या रोल करती है और अच्छी कर सकती है. दूसरा है कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है और उसकी क्या अचीवमेंट्स क्या है, क्या ऑलरेडी हो गया है, सरकार कर रही है, सरकार के माध्यम द्वारा हो रहा है, उसके बारे में. तीसरा है जो नॉन स्टेट रिस्पॉन्स है, बिन सरकारी, स्वैच्छिक और प्राइवेट सेक्टर के वगैरह वगैरह, तो वो क्या करते हैं, कर सकते हैं, और बाद में थोड़े रिकमेंडेशंस और कंक्लूजन्स सबको सोचने के लिए. So, ये 4 पार्ट्स में मैं मेरा प्रेजेंटेशन करूंगा. फर्स्ट पहला है कि रोल्स प्लेड बाय एनजीओस इन हीट वेव रेजिलियंस बिल्डिंग. और इसमें मैं एनजीओ कहता हूं मगर उसमें कोऑपरेटिव्स भी आती हैं, यूनियंस भी आते हैं, फेडरेशंस भी आते हैं, स्मॉल बिजनेसेस भी आते हैं, उसमें अलायंसेस आते हैं, नेटवर्क्स आते हैं. तो ये सब को मगर ऐसे जेनेरिक एनजीओ दिया है. और हीट वेव में कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हीट वेव आए तो ही एक ही चीज करनी चाहिए. हीट कम है तब तो इसको ज्यादा करना चाहिए, हालांकि जब हीट वेव आएगा तो इसकी असर कम होगी. सो इसको ख्याल में रख के जो एनजीओ का रोल है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ. तो 3 बहुत सारे रोल हैं, इसमें से 3 जो अब तक मेंशन नहीं हुए हैं इतने, तो वो मैंने निकाले हैं. एक तो है एनजीओस एक्टिवली रेज हीट वेव अवेयरनेस. जो हीट वेव की अवेयरनेस बढ़ी है समाज में और सरकार में भी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एनजीओ उसके लिए बहुत ही काम किया है और कर सकते हैं.
आप नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हीट वेव अवेयरनेस है कि नहीं है, अपनी पंचायत अवेयरनेस अवेयर है कि नहीं है, हमारी दूध की मंडली है वो अवेयर है कि नहीं है। सो उसमें एनजीओ का रोल बहुत ही अहम रहा है। और दूसरा है कि एजुकेशनल कैंपेन्स। ऐसा नहीं कि गर्मी आती है लोग मर जाते हैं क्या करेंगे, मगर गर्मी आती है हमारे हालात खराब होते हैं, उसके ऊपर हम क्या काम कर सकते हैं। तो जो एजुकेशनल शैक्षणिक जो भाग है वो पूरा डिजाइन करके इन्फॉर्म करके पब्लिक को जो हीट वेव्स के रिस्क है वो बताना, उसका काम भी एनजीओ बहुत अच्छा करते हैं और कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक है, IIPH है अहमदाबाद गांधीनगर में, उन्होंने बहुत अच्छा अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ बनके सबसे पहला हीट एक्शन प्लान हमारे देश का, शायद साउथ एशिया का बनाया था। और उसमें जो कॉन्क्रीट एजुकेशनल पार्ट है, बिकॉज इंस्टीट्यूट था इसीलिए वो बहुत अच्छी तरह उसमें शामिल किया गया है। आप सबको देखने के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज होगी। और तीसरा है जो रोल ऑफ एनजीओ, उसमें कोलैबोरेटिंग विथ मीडिया आउटलेट्स, एनजीओ एम्पलीफाई द मैसेज कि जो न्यूज़पेपर, टीवी, सोशल मीडिया में भी एनजीओ ये क्या करना है वो बहुत अच्छी तरह आगे चलाते हैं। दूसरा कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स जो है, तो उसमें हीट वेव प्रिपेयरनेस की जो बात है, तो उसमें एनजीओ डिस्ट्रीब्यूट जो भी उनका हीट वेव प्रिपेयरनेस के टूल किट्स है, बहुत सारे हैं, हमारे पास है, NITM के पास है, NDMA के पास है, ITSS के पास है, आप किसी से भी मांग लीजिए, सरकार ने भी बनाया है। और वो टूल किट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, पर आप सब अपनी आपकी संस्था में ऐसा ही ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये ही मटेरियल इस्तेमाल करके एक उसका साइकिल चला दो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, थोड़ा कॉन्टेक्चुअल करो, मगर वो भी इतना काम करना जरूरी है कम्युनिटी के साथ। और तीसरा है कि जो भी ग्रासरूट नेटवर्क्स है, मिल्क कोऑपरेटिव्स हैं, जो हमारे फार्मर्स कोऑपरेटिव्स है, इनके साथ ये हीट वेव का काम जो शेयर करना है वो बहुत जरूरी है। ऐसा ये मैं बता रहा हूँ, ये मेरे साथी है विशाल भाई है, मेहुल भाइयों ने, उन्होंने 4 राज्यों में स्टडी किया है और उसमें से जो निकला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पॉलिसी सपोर्ट बाय एनजीओ बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय पॉलिसी में जब हो तभी उसमें भाग लेना चाहिए। हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये साल में, अगले साल में हीट वेव के लिए क्या करेंगे उसकी पॉलिसी बनती रहती है, तो उसमें पार्टिसिपेट करके क्या सुधारा करना है, क्या बदलाव करना है, क्या फेरफार करना है, वो बताना बहुत ही जरूरी है। जो लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, जैसे कि डिस्प्लेस्ड पीपल है, जैसे कि माइग्रेंट लेबर है, जैसे कि कैजुअल लेबर है, होमलेस लोग हैं हमारे शहर में, गांव में भी होमलेस होते हैं, तो ये लोगों के प्रोटेक्शन कैसे होगा, वो हीट वेव प्लान में, हीट एक्शन प्लान में लाने का काम करना बहुत ही जरूरी है। और कि जो भी डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स वगैरह हो रहे हैं वो डिसेमिनेट करके सभी को मालूम हो जाए कि क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं। हमने 18 लोगों को इकट्ठे करके एक पब्लिकेशन बनाए, आप चैट बॉक्स में देखना, उसका नाम है हीट वेव डेथ्स आर अवॉइडेबल। कोई कारण नहीं है कि हीट वेव से, लू से भारत में मृत्यु होना चाहिए। हमारे पास साधन है, समझण है, अंडरस्टैंडिंग है, लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, हेल्थ सिस्टम है, तो कोई ऐसा रीजन नहीं है कि हीट वेव का मृत्यु होना चाहिए। तो ऐसा आर्ग्यूमेंट करके ये पब्लिकेशन किया है और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, चैट बॉक्स में है। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस में जो है उसमें एनजीओस को थोड़ी आसानी रहती है, सरकारी तंत्र में एक ही भाग में पूरा टेक्नोलॉजी करना इतना संभव नहीं है। तो जो भी नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होते हैं तो उसको इस्तेमाल करके, उसमें कूलिंग टावर्स जोधपुर में बहुत अच्छा वो हाउसिंग ट्रस्ट ने बनाया है, महिला हाउसिंग ट्रस्ट ने, आप बाकी लोगों भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि
बांग्लादेश में, ढाका में, हमारे देश के बाहर है, मगर चीफ हीट ऑफिसर को लगाया गया है। ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं जो टेक्नोलॉजी चेंज, सो सॉफ्ट टेक्नोलॉजी, हार्ड टेक्नोलॉजी, सो उसका काम करना और उसका वैल्यूएबल डेटा है उसको गैदर करके उसके ऊपर डिसीजन लेने का काम एनजीओ अच्छी तरह कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स की बात जरा जल्द में करेंगे, टाइम कम है, तो उसमें मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो हीटवेव रिडक्शन एक्चुअली करने बताया है भारत सरकार ने। हम सब लोगों ने पिछले सालों में हीटवेव से जो मोर्टालिटी है, डेथ होते हैं, मृत्यु होते हैं, वो करके बताया है, और उसकी डिटेल्स आप कहीं से भी मिल सकती है, नहीं मिले तो हमें लिख देना, हम दे देंगे। दूसरा जो हुआ है वो गुजरात मॉडल का हो, अहमदाबाद मॉडल का हो, जो भी का हो, मगर हीटवेव एक्शन प्लान का जो मॉडल है वो सक्सेसफुली कैसे हो सकता है, वो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन IRPS ने जो बनाया है वो इजीली अवेलेबल है, उसके इम्प्रूव वर्जन भी अवेलेबल है। तो हर शहर में और हर डिस्ट्रिक्ट में हीटवेव एक्शन प्लान तो करने के लिए सरकार ने आसानी कर दी है। तीसरा है कि NDMA ने जो कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन बनाई है वो हम सबको मालूम होनी चाहिए और वो बहुत इफेक्टिव है, हम इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है उसमें से पैसे लेके हीट एक्शन प्लान के लिए हम लगा सकते हैं, उसका इस्तेमाल करने के लिए। तो प्लान भी है, पैसे भी है। और लास्ट आइटम जो सरकार की अचीवमेंट है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड पब्लिक अवेयरनेस। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पिछले 10 साल में अपने आप भारत सरकार के साथ और CDKN के साथ इतना अच्छा प्रोग्रेस किया है कि जो सिर्फ जनरल अवेयरनेस और अर्ली वार्निंग थी उसमें से सेक्टोरल, ग्रुप स्पेसिफिक, हैजर्ड स्पेसिफिक बहुत ही टारगेटेड अर्ली वार्निंग्स वो कर रहे हैं। तो वो हमारी अचीवमेंट है अब तक की। और जो नॉन स्टेट रिस्पॉन्स है, ऐसे मैंने बताया कि एक जो हाउसिंग ट्रस्ट, महिला हाउसिंग ट्रस्ट, उन्होंने गुजरात में अच्छा गरीब बहनों के साथ गुजरात के बाहर किया हुआ है। सीड्स करके बहुत अच्छी संस्था है, उन्होंने सनी लाइट्स अच्छा नाम दिया हुआ है, और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल करके बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कि स्फीयर इंडिया खुद है, आप ही खुद बताना, मगर आपने जो JRI किया है कंडक्ट बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेथड, हमारे देश के लिए नहीं बाकी देशों के लिए भी बहुत अच्छा है। और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है डाउन टू अर्थ, उन्होंने जो डेटाबेस ऑन हीट वेव्स और अदर वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स का बनाया है वो बेनमून है। तो ये जो नॉन स्टेट रिस्पॉन्स है वो हुआ है। तो रिकमेंडेशंस पे क्विकली कवर करूंगा, और 4-5 है, इसमें से सबसे बड़ा रिकमेंडेशंस है कि हीट वेव को रिकॉग्नाइज करना बहुत ही जरूरी है नेशनली नोटिफाइड डिजास्टर की तरह। तो उसका प्रोसेस हो रहा है, मगर जितना जल्दी हो तो उसका फायदा सभी को होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और वो NGO को भी अपना प्रेशर है, रिकमेंडेशन है, सरकार को करना चाहिए, सरकार भी करेगी। और दूसरा है कि जो हेल्थ इम्पैक्ट है, वो सेवा का काम कर रहे थे, उन्होंने उनको देखा कि जो ह्यूमिडिटी से इंडिविजुअल हेल्थ और जनरल हेल्थ इन द सिटी में बहुत फर्क हो जाता है। तो शहर में 38 डिग्री है, मगर वो औरत को घर में बैठे हुए 41 हो जाती है। तो 38 में इंश्योरेंस नहीं मिलता है, 41 में मिलता है, मगर 48 वो शहर के लिए नहीं है। तो पूरी काम करती औरत इन्फॉर्मल सेक्टर में उनको नहीं मिलता है। तो उसको ख्याल रख के जो ह्यूमिड रीजन्स का है और जो वेट बल्ब टेम्परेचर वाला है, ये 2 चीजें रिकमेंडेशन मैं अभी बोलता हूँ, बाद में भी बात निकलेगी तो इसके पर बात कर सकते हैं। और दूसरा जो है कंक्लूजन में कि बिना NGO हीटवेव के काम को आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है। तो स्फीयर वाले सोचते होंगे कि चलो ये साइकिल करके हम खत्म कर देंगे, तो ये तो नहीं चलेगा। आप भी सोचते होंगे कि चलो एक ट्रेनिंग कर ली तो आ गया, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली, मैं ऐसे आसानी से नहीं बोल रहा हूँ, ये हीटवेव एक्सेलरेट होते हैं। तो हीटवेव की तीव्रता बढ़ती जाती है, उसका ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, और उसकी साइकिल भी बढ़ती जाती है। तो हर साल हमारी चैलेंज नई होगी, इसलिए NGO का और बाकी सभी लोगों का इसमें साथ में काम करना बहुत जरूरी है, सरकार के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ। दूसरा है जो है कि वो प्रयोग करना इसमें बहुत ही जरूरी है। पायलट्स डेमोन्स्ट्रेशन,
तो लार्ज प्रोग्राम्स तो करने चाहिए, हो रहे हैं, मगर फीडबैक वाले एक्सपेरिमेंटल पायलट प्रोग्राम्स बहुत करने चाहिए। उसके पैसे सरकार में से भी आने चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में से आने चाहिए, सिविल सोसाइटी से, मगर ये करना बहुत जरूरी है। और तीसरा लगता है कि जो हम सीख रहे हैं ये एक जगह है, हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, मगर जो एक्शन एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ और एक शहर दूसरे शहर के साथ कैसे शेयर करे, उसका कोई सिस्टम बनाना चाहिए। एक आईएजी दूसरे आईएजी के साथ कैसे शेयर करे, एक एसआईडीएम दूसरे एसआईडीएम के साथ कैसे शेयर करे, वो जो काम करना है वो कंक्लूजन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। तो इस बात के साथ मैं मेरा जो प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ, और फिर से मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स को और स्फीयर इंडिया को और ऑफ कोर्स एनआईटीएम और बाकी सभी सपोर्टिव संस्थाओं को आभार मानता हूँ। कोई भी क्वेश्चन है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, और बाद में ईमेल भी आप भेज सकते हैं, स्फीयर को भेज देना, हमें भेज देना, जो भी आपको पसंद है कर सकते हैं। मगर फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि हीट वेव डेथ आर अवॉइडेबल। हम लू से हुई मृत्यु होने का कोई कारण है नहीं। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you for taking out time for your very busy schedule. आपने हमें टाइम दिया और बहुत अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन थी ऑन रोल्स ऑफ एनजीओज, हाउ हम लोग कैसे एनजीओज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं फॉर आवर अवेयरनेस एक्टिविटीज, या और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हम कैसे एसोसिएट हो सकते हैं। अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन एंड आंसर टाइप सेशन में। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, दे कैन रेज देयर हैंड्स और विल गिव देम अ चांस टू आस्क द क्वेश्चंस। अगर वो खुद से नहीं पूछना चाहते तो वो चैट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, और हम आपके लिए आपका क्वेश्चन जो है वो हमारे स्पीकर से पूछ देंगे। और आप अभी भी पूछ सकते हैं, बाद में भी किसी को भी, हम सब में से किसी को भी आप स्फीयर को भेजेंगे तो वो हम आपको जरूर जवाब देंगे। और मैं जरा माफी चाहना चाहता हूँ, विशाल भाई है मेरे साथ में, मगर मेरी एक मीटिंग है तो मैं जा रहा हूँ। तो अनिल जी, आपको, रत्नु जी और बाकी सबको नमस्कार। सर, आई थिंक हमें 2-3 मिनट देने चाहिए सब लोगों को अपना क्वेश्चंस गैदर करने के लिए। इन द मीन टाइम अगर कोई भी हमारे स्पीकर्स कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स अपना देना चाहते हैं तो दे कैन प्लीज गिव। ओके, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, हाउ डज वन एड्रेस क्लाइमेट चेंज बियॉन्ड वन डिजास्टर लाइक हीट? मतलब जो मल्टी डिजास्टर एस्पेक्ट है ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? विशाल जी, आप आंसर करना चाहेंगे? थैंक यू सो मच ये प्रश्न के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक बार फ्लड की बात हो रही है, बाद में हीट की बात हो रही है, अभी आगे जाके साइक्लोन की बात होगी। ये इसके रिलेटेड हमें हमारे एक्सपीरियंस जो ग्राउंड लेवल पर से अलग अलग ग्रुप्स के साथ अलग अलग एरिया में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, वो चाहे हिल एरिया हो या कोस्टल हो या डेजर्ट हो, उसके एक्सपीरियंस से ऐसा लग रहा है कि हम जब भी डिस्कशन करते हैं तो हम पार्टिसिपेटरी तरीके से उनके पास से कंसल्टेशन करते हैं और 3 बातों पर ध्यान रखते हैं कि जिसमें वो ही लोग हमें बताते हैं कि भाई ये हमारे लोकल लेवल पर ये क्या चेंज हो रहा है, और उसके बाद उससे क्या असर हो रही है, और उसके बाद उसमें क्या किया जा सकता है। इस तरीके से जब ये 3 कंपोनेंट को हम एड्रेस करते हैं, तब जो वो 2 वे कंसल्टेटिंग प्रोसेस में से जो निकल कर आता है, वो हमें ऐसा लग रहा है कि लॉन्गर टर्म एंगेजमेंट को बढ़ावा वो देता है। तो वो उस तरीके से हमें बहुत ही ऐसा लगा अभी तक में कि वहाँ पर हम को-लोकेटेड हैजार्ड्स, माने पिछले साल
कुछ एरिया में यहाँ पर हीट वेव आया था और कुछ महीनों बाद वहाँ पर अनसीजनल रेन भी आया था और उसके बाद साइक्लोन ताउते भी आया था। तो जो आप जो बोल रहे हैं वही पॉइंट है जो हम ग्राउंड लेवल पर फेस कर रहे हैं, और हम कैसे उसको एड्रेस कर सकते हैं जब हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, तब ये 3 कंपोनेंट के ऊपर डिस्कशन रेस करते हैं, तो अब हमारा प्लानिंग हमें बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ लगता है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। कोई भी और अगर सवाल है तो आप लोग प्लीज अपना हैंड रेज करके वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम जो चैट बॉक्स है उसमें ईमेल आईडीज 2 ड्रॉप करें, एक स्फेयर इंडिया और एक NIDM का। आप चाहे तो बाद में इस टॉपिक से रिलेटेड जो आज का हमारा सेशन था, या हीट वेव प्रिपेयरनेस इन जनरल भी कुछ अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप उस ईमेल के थ्रू हमें कांटेक्ट करके वो भेज सकते हैं। आई थिंक अभी हमारे पास, अच्छा नहीं, वी हैव वन क्वेश्चन। We have a question from Hari Krishna ji. Many people in urban areas have already migrated from villages in search of work because of droughts, floods, etc. at home. Now, in the destination, does extreme heat and urban heat islands force them further to move? Hello, Miss Ashna, would you like to answer this question? So like we know कि urban में माइग्रेशन काफ़ी देखने के लिए मिलता है, बिकॉज रूरल अर्बन माइग्रेशन है या इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन काफ़ी होता है, एंड बिकॉज ऑफ ड्राउट, मतलब दैट्स गिवन नाउ इन द डेस्टिनेशन I guess yes, it does, because जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, so people will prefer moving to places where there is less heat and less lower temperatures में. And not only that, heat islands is also is becoming a phenomena right now, because it's like वो आपको बहुत affect करता है. So yeah, मतलब पहले था कि आप interstate migration देखते थे, but अभी जो है वो climate change का migration भी बहुत evidently दिखने लगा है. एंड अनफॉर्चुनेटली जो वर्कर्स हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा चुनौती हो जाता है, क्योंकि पहले तो वो अपने सोर्स को छोड़ के डेस्टिनेशन पे आते हैं, फिर जब वहाँ पे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट काम के लिए नहीं मिलेगा तो दे हैव टू ईदर गो बैक टू द प्लेस दैट दे हैव कम फ्रॉम. तो एनीवे दे आर वेरी, मतलब उनके पास लॉस ऑफ इनकम भी हो जाता है एंड बहुत सारी चीज़ें. तो yes, there is a reverse migration and a different type of heat migration seen. So I hope I've answered the question. I mean, I think so. Yeah, thank you. The next and I'll drop my mail ID if anybody wants to ask anything. So yeah. We have another question, which is heat wave the base of climate change? I think I'll answer this for you. Heat wave is not the base for climate change. Climate change is a reason for heat wave frequency increasing. Heat waves occurring in areas जहाँ पे वो पहले नहीं होती थी, वहाँ पे भी अब heat waves हैं. और heat waves का हम एक पैरामीटर सेट नहीं कर सकते. heat wave मध्य प्रदेश में 45 डिग्री के बाद जो है वो heat wave कंसिडर होगी, लेकिन एक एरिया है जैसे एक हिली रीजन है, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, वहां पे अगर टेम्परेचर जो है वो इतने एक्सट्रीम्स में जाते नहीं, वहां पे अगर 40 डिग्री भी टेम्परेचर टच होगा तो वहां पे वो भी एक हीट वेव कंसिडर की जाएगी. तो इसलिए हमारे पास क्लियर पैरामीटर्स नहीं है हीट वेव के. तो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, जैसा जो हमारा जलवायु बदल रही है, क्लाइमेट बदल रहा है, उस हिसाब से जो हीट वेव्स है वो उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है और उनकी जो ड्यूरेशन है वो भी बढ़ती जा रही है. तो क्लाइमेट चेंज इज द रीजन फॉर हीट वेव फॉर श्योर. आई थिंक हमने चैट बॉक्स में अब अपनी ईमेल आईडीज ड्रॉप कर दी है. आपके पास कोई भी फर्दर क्वेश्चंस हो या कोई भी आपके पास सजेशन हो जो हम सीरीज में आगे अपनी हीट वेव अवेयरनेस सीरीज में आगे कर सकते हैं, कवर जो टॉपिक हमें करना चाहिए आपको लगता है, या आप जो हमसे सुनना पसंद करेंगे जिसके लिए हम और स्पीकर्स आपके लिए ला सकते हैं, तो आप प्लीज वो ईमेल आईडीज में आप ड्रॉप कर दीजिए. और अब मैं एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए स्फेयर इंडिया से मिस हाना को प्लीज इनवाइट करना चाहते हैं. Thank you so much, Akusha, for wonderfully moderating the session. And we have gone a bit overboard on time, so
I'll say it in short. So this, as you all know, this is a series of sessions that we're organizing. So the next session will be next week. We will be sharing the session details very soon in your emails. And also, this will be a certified session. So post the session, you will receive an email with a feedback link. So kindly, that is also a platform where we can hear from you, like what all topics you want to, you want to hear. Is there any specific community that you want us to address? So please share your feedback there, and post submitting your feedback form, you'll receive the certificates in your given email ID. So that's it for general information. So once again, coming back to today's session, it was a wonderful session. We have gotten a lot of takeaway points, and especially we again highlighted a lot of health strategies that we can use, roles of NGOs, the government, and also a lot of again strategies that was discussed here was very helpful. So once again, I would like to thank all our collaborators first for helping us plan this session, and also to speakers today, starting from Anil sir, Mihir sir, Ashni ma'am, Dr. Sneha, Vishal sir, and also moderator Ratisha. Thank you so much, everyone. Also, thank you to all the participants who have joined with us today and stayed for this long. So hopefully we'll meet next week with another aspect of heat wave. Thank you so much, everyone. Thank you, Hannah. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.